नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास शो लीगली स्पीकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज के इस शो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा उस अध्यादेश के बारे में जिसके विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर में अभियान छेड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार को लेकर एक अध्यादेश उपराज्यपाल के जरिए जारी किया। अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे को लेकर देश भर में अभियान चला रहे हैं। पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तो शर्त लगा दी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करे, अन्यथा वो संयुक्त विपक्ष की बैठक का बॉयकॉट करेंगे। इस अध्यादेश में ऐसा क्या है जिससे समूचे विपक्ष संभावित एकता पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हालांकि अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देना या ना देना राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अध्यादेश की वैधानिकता की। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अध्यादेश स्थायी अधिनियम कैसे और कब बन जाता है और इसकी विधायिक प्रक्रिया क्या है, अध्यादेश की समय सीमा क्या है और सरकार कोई भी कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लाने के बजाय अध्यादेश क्यों जारी करती है। इन्हीं सब संवैधानिक सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल भी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट की वकील ज्योति राणा और पूर्व एएसजी केसी कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ अश्वनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, आपका बेहद स्वागत है। अश्वनी जी, लोगों के मन में एक जो सवाल है वो सवाल अध्यादेश को लेकर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के पार्टियों के सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि राज्यसभा में उनका समर्थन किया जाए। लेकिन जनता ये जानना और समझना चाहती है कि आखिर अध्यादेश होता क्या है। आशीष जी, देखिए, अध्यादेश वो कानून होता है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लागू किया जाता है। यानी जो राष्ट्रपति हैं वो केंद्र सरकार के कहने पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं और जिसका प्रभाव जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम, जो एक्ट पास होता है, कानून पास होता है, उसके समान होता है। और वह उन्हीं परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है जब संसद के किसी भी सदन का कोई सत्र नहीं चला जाए। यानी सीधे शब्दों में अगर आशीष जी कहें तो अध्यादेश किसी भी विधेयक को पारित करने का एक टेम्परेरी तरीका है। और अध्यादेश जो है, क्योंकि इसकी समय सीमा निर्धारित होती है, इसको संसद में एक निश्चित अवधि में पेश करना अनिवार्य होता है। यानी अध्यादेश को लागू करने के बाद न्यूनतम 6 सप्ताह व अधिकतम 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में पेश करना होता है। अगर दोनों सदनों में पारित हो जाते तभी इसे संसद कानून के रूप में लागू करती है, नहीं पारित होता है तो अध्यादेश स्वतः रद्द हो जाता है। तो इस ये अस्थायी कानून रद्द मान दिया जाता है जो अध्यादेश के जरिए लाया गया था। जी अश्वनी जी, एक समय था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर अध्यादेश को देखा जाता था और कहा जाता था कि जब जरूरत है, समय की मांग है, तब अध्यादेश लागू किया जाता था। लेकिन अब ये कहा जाता है ये वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, ये बैकडोर एंट्री है। ऐसा क्यों? देखिए, ये समय समय पर कब कैसी परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर परिभाषाएं निर्धारित की गई हैं। अगर हम आर्टिकल 123 को देखें तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जिसके बारे में इतनी डिबेट हो रही है। देखेंगे 1971 से 77 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, 1991 और 96 के दौरान नरसिम्हा राव ने सबसे ज्यादा 99 और 108 अध्यादेश, यानी दोनों मिलाकर एक 99 और एक ने 108 अध्यादेश जारी किए। लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सत्ता में बैठा हुआ जो सरकार चला रहे वो उच्च नैतिक आधार का दावा नहीं कर सकते। जैसे मोरारजी देसाई जी के समय 21 अध्यादेश, चरण सिंह के समय 7 अध्यादेश, राजीव गांधी जी के समय 37 अध्यादेश, वीपी सिंह जी के समय 10 अध्यादेश, देवगौड़ा के समय 23 अध्यादेश, इधर कुमार गुजराल के समय 23 अध्यादेश। और इसीलिए अनुच्छेद 123 की त्रासदी से फिरती नहीं रही। इसका बार बार उपयोग किया जाता, कई बार अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता, कई बार समय की मांग रही। लेकिन वास्तविक परिस्थितियां ये हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे आशीष जी, आप स्वयं एक बड़े लीगल जर्नलिस्ट हैं, तो आपको पता चलेगा 1952 से 2009 के बीच जितने भी अध्यादेश लाए गए थे उनमें से कम 177 अध्यादेश संसदीय सत्र शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले या संसदीय सत्र समाप्त होने के ठीक 15 दिन बाद लागू किए गए थे। और जानते हुए भी जो उस समय की कैबिनेट थी, अध्यादेश जारी किया था, उस समय पर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन नहीं था। तो परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं, लेकिन जो सरकारें इसको लागू करती हैं उसके पास इसका ठोस कारण मौजूद होता है। लेकिन ज्योति राणा जी, बार बार विपक्ष ये सवाल क्यों उठा रहा है कि सरकार जो है वो अध्यादेश के जरिए ही कानून ला रही है। सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में पहले कानून लेकर आए और कानून बनाए, लेकिन अध्यादेश के जरिए बैकडोर से कानून सरकार क्यों ला रही है? जी आशीष जी, ये जो लड़ाई चली आ रही है ये आज की लड़ाई नहीं है। ये तो लड़ाई सेंटर ऑफ स्टेट की काफी पहले से ही चली आ रही है।
तो ये कहना कि आज ये बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसको ये गलत होगा। लड़ाई तो इनकी बहुत पहले से चली आ रही है कि पावर में क्या हो, ये सारी अथॉरिटी क्या स्टेट के पास होनी चाहिए या ये सारी अथॉरिटी सेंटर के पास जानी चाहिए, जो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग को लेकर के अब जो टॉपिक आया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करा उसमें अथॉरिटी दे दी गई है स्टेट को, लेकिन जब ऑर्डिनेंस आया तो ये बिल्कुल आपने सही बोला कि हम वेट भी कर सकते थे, उसमें ऑर्डिनेंस वेट कर सकते थे ऑर्डिनेंस पास करने से पहले कि जब सेशन में हो पार्लियामेंट तब ये ऑर्डिनेंस आए, तब ये बिल पास करा जाए। लेकिन क्योंकि इसमें पहले ही कर दिया गया है और इवन उन्होंने जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई और तुरंत इन्होंने जो बीजेपी वेट ही कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो और तुरंत ये ऑर्डिनेंस पास करा जाए ताकि वो भी उसमें आगे कुछ ना कर पाए। तो इन्होंने जो ये ऑर्डिनेंस पास करा है इसमें किसी को पावर ज्यादा या कम तो नहीं दी है। ऑर्डिनेंस में कमेटी बनाई गई है, कमेटी में हेड जो है वो सीएम को ही बनाया गया है और सीएम के साथ 2 मेंबर्स और रखे गए हैं जो कि हमारे जो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और इसमें मेजोरिटी का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये वेट कर सकते थे, वेट करने के बाद पार्लियामेंट में ये लॉ पास करा जा सकता था, लेकिन क्योंकि सारी पावर जो है सिर्फ तब तक के लिए 6 महीने वेट, 6 हफ्ते वेट करना, 6 महीने वेट करना जब पार्लियामेंट सेशन में आए तो जी उसका वेट करने से पहले सारी पावर तब तक केजरीवाल जी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ही रहती और जो सारे ऑफिसर हैं जो कि इसको अपोज ही कर रहे थे उन्होंने तो धरना तक दे दिया था सेंटर के सामने जाकर के कि जो मनमानी चल रही थी, जो कि बीजेपी भी बोल रही है कि केजरीवाल सरकार अपनी मनमानी कर रही थी सरकारी ऑफिसर के सामने, तो उस पीरियड की वो मनमानी चलती रहती, केजरीवाल जी की अपनी मनमानी चलती कि उन्हें जिनको ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करते, जिनको उन्हें अपॉइंट करना है वो अपॉइंट करते, तो वो चीजें रोकने लेकिन अभी कानूनी रास्ता तो है ज्योति राणा जी, क्योंकि एम रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अध्यादेश का पुनर्निरीक्षण यानी एक बार उस पर फिर से विचार किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट यह तय करेगा कि अध्यादेश लाना सही है या नहीं है, अध्यादेश सही है या नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा। इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, वो नजीर क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज जो है अगर ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी करना है तो ये पार्टी जिसको भी अपोज करना है, चैलेंज करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसको जो है देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसमें अगर ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो मई में 11 मई को जजमेंट आया है और 19 मई को जो ऑर्डिनेंस आया है, तो इसमें बिल्कुल नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस में बिल्कुल अपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और ओवर रूल कर रहा है, ओवर रूल नहीं कर रहा है ये। लेकिन हाँ, इसमें जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैलेंस होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ऑर्डिनेंस ने भी वही चीज देखते, ऑर्डिनेंस में भी सेंटर ने भी वही देखते हुए कि एक बैलेंस होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ही हेड बनाया उस अथॉरिटी में और उस अथॉरिटी में हेड बनाने के बाद 2 मेंबर्स में उन्होंने ऐड करे। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें आशीष जी, आई एम नॉट फेवरिंग और अपोजिंग एनीथिंग, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो जो कंप्लीट पावर है वो एलजी के पास ही है अभी तक, ऑर्डिनेंस का अगर देखा जाए तो। अश्वनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का जिक्र करूंगा, डीसी बाधवा वर्सेस बिहार स्टेट 1987 का यह फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केवल असाधारण जो परिस्थितियां हो उसी समय अध्यादेश लाने की जरूरत है। तो क्या असाधारण परिस्थिति कौन तय करेगा? क्या सेंटर तय करेगी, स्टेट तय करेगा? चूंकि राज्यपाल के जरिए भी तो कानून लाया जा सकता है, तो असाधारण परिस्थिति क्या है? क्या कोई एक ग्रे एरिया है जो बाद में सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना पड़ता है कि इस ग्रे एरिया के तहत सही तरीके से लाया गया या नहीं लाया गया? देखिए, असाधारण परिस्थितियां उस समय की जो स्थितियां हैं, जिन स्थितियों में लाया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सारे अध्यादेश जितने भी लाए गए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अगर आप याद करिए आशीष जी कि टेररिज्म को लेकर के जो अध्यादेश आया, वो अध्यादेश देश के हिसाब से उसकी जरूरत थी। दूसरा, अगर आप ये देखिए कि अगर पलटने की भी बात थी तो कई बार आप SC/ST एक्ट के केस में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने पलट दिया और सुप्रीम अगर हम दूसरा पेंशन के केस में देखें तो पेंशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां, NJSC जैसे एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो किन परिस्थितियों में क्या वो विधि सम्मत है या नहीं है, या किसी अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जो अनुच्छेद 13 सब क्लॉज ये है उसके अधीन जो आशीष जी विधि शब्द के
अंतर्गत अध्यादेश शामिल है, लेकिन अगर वो अध्यादेश किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के खिलाफ होता है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके अपने जुडिशियल रिव्यू में चेक कर सकता है। और तमाम ऐसी जजमेंट्स रही, कोई एक नहीं, तमाम आरसी कूपर का केस रहा जो लैंडमार्क केस रहा, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के आधार फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा को दरकिनार करते हुए अगर पारित किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स रही और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसके जजमेंट को आप शाहबानो के केस में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस लाकर फिर लॉ बनाकर पलट दिया। पार्लियामेंट के कई बार ऐसे फैसले हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के केस में चेक किया। तो ये डिपेंड करता है कि जो अध्यादेश लाया गया है, क्या वो अध्यादेश उस समय पर राष्ट्रपति ने अपने जो अनुच्छेद 123 का उनका अधिकार है, वो उसका उन्होंने इस तरह से अधिकार किया कि उस समय तत्काल कार्यवाही करना अध्यादेश लाने के लिए जरूरी है। और अध्यादेशों को लागू करने का जो निर्णय है कैबिनेट में सबसे पहले किया जाता है और फिर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, यानी तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक। अब हम एक आज के विवाद के विषय में 30 सेकंड और लूंगा, मैं बात कर लेते हैं। आशीष जी, याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 3 बातें तो आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे कि जो लैंड पब्लिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, अगर हम देखें तो जो इनकी दिल्ली सरकार और पौंडीचेरी के केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जज, उसने ये भी कहा कि अगर आपको ट्रांसफर, पोस्टिंग या तमाम ऐसे जो मामले हैं जो स्टेट इलेक्टेड बॉडी को नहीं तय करना है और जो 3 बातें उसमें कही गई हैं उसके बाहर है, तो उसके लिए राज्य सरकार को अगर नहीं, तो देन यू हैव टू ब्रिंग अ लॉ। और लॉ पास करने का अगर आप एंट्री 41 की बात करिए, शेड्यूल 7 और यूनियन लिस्ट की बात करें, तो उसमें भी और स्टेट लिस्ट में दोनों में देखेंगे तो लॉ को बनाने के राइट्स पार्लियामेंट के पास हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियों में, और एक जो कमेटी बनी है वो कमेटी, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल सही तरीके से हुआ, यही सवाल है। इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं, इसीलिए लोग भी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि ये बैकडोर एंट्री के तौर पर आजकल अध्यादेश का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये हालांकि उनका आरोप है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ज्योति राणा जी, सवाल यह है कि अध्यादेश तो आ गया, लेकिन अध्यादेश कानून में संशोधन जो होता है, संविधान में जिसे हम संशोधन कहते हैं, वो क्यों नहीं होता? जब तक पार्लियामेंट से कोई कानून पास ना हो जाए तब तक संविधान में संशोधन की कैटेगरी में वो नहीं आता। लेकिन अध्यादेश अगर लागू होता है तो वो कानून तो बन जाता है, लेकिन संशोधन की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? जी आशीष जी, ये अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश पास होता है तो वो बिल्कुल कानून की कैटेगरी में वो आ जाता है, लेकिन वो कानून अभी उसमें वो एक टाइम पीरियड के लिए आता है। वो उसका एक टाइम पीरियड हमारा जो है आर्टिकल 123 में दिया गया है कि ये 6 हफ्ते के लिए रहेगा। उसके बाद पार्लियामेंट को सेशन में आना होगा और पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी तब उसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में ये एक्ट कानून को लेकर प्रस्ताव आएगा और इसमें वोटिंग करी जाएगी। तब ये वोटिंग करके इस कानून को, अगर ये मेजोरिटी से इसको मेजर वोट्स मिलते हैं इस कानून को, इस प्रस्ताव को, तो ये उसमें तब ये कानून इसको कानून का एक रूप दिया जाएगा और तब ये पार्लियामेंट में जो है इसको कानून का रूप दिया जाएगा, बिल पास करा जाएगा। तो इसमें भी ये जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है, इसमें भी ऑपोजिशन पार्टी जो केजरीवाल पार्टी और जो और ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी के अगेंस्ट है, वो भी यही बोल रही है कि राज्यसभा से तो लोकसभा से तो इनको वोट मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा से इसीलिए केजरीवाल जी सारी ऑपोजिशन पार्टीज का जो है एक समर्थन मांग रहे हैं कि उनको सबका समर्थन मिले और समर्थन में फिर वो लोकसभा से वहां पर राज्यसभा से उनको वोट ज्यादा मिले और बीजेपी को वोट कम मिले और ये कानून ना पास हो पाए। अश्विनी उपाध्याय जी, एक सवाल जो दर्शकों के दिमाग में है वो ये है कि जो अध्यादेश आता है क्या वो किसी भी कानून पर आ सकता है? जहां तक मेरी नॉलेज है वो केवल उन्हीं कानूनों पर आ सकता है जो कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है भविष्य में। क्या है अध्यादेश को लेकर? देखिए, क्षमा करिएगा आशीष भाई, अश्विनी दुबे नाम है। जी। तो अध्यादेश, बिल्कुल सही कहा आपने, अध्यादेश उन्हीं को लेकर, जैसे लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो लिस्ट
जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं उन्हीं को लेकर ही अध्यादेश पारित किया जाता है। यानी सरल शब्दों में हम कहें तो अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब उस पर लेजिस्लेट करने की पावर संसद को होती हो, और संसद जब उसको करे, क्योंकि अगर आपके पास पावर्स नहीं है अध्यादेश लाने की या उसको कानून बनाने की, तो कानून का तो अध्यादेश आपका जो है वो निष्क्रिय होगा, निष्प्रभावी होगा, और लेकर आएंगे भी तो वो चैलेंज होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारे देश में प्रिवेल करता है। जी 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और जो संविधान का 38वां संशोधन था जो 1975 में आया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी। यानी जब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा 1975 में, देखिए जब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो उस ऑर्डिनेंस में जो राष्ट्रपति का फैसला होगा वो फाइनल होगा, और उसी की वैलिडिटी होगी, उसी की एप्लीकेबिलिटी होगी, और वही माना जाएगा। यानी उसकी जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा है, वो नहीं हो सकी। लेकिन 19 को जो 44वां संविधान का संशोधन था, उसके द्वारा जो पहले का था कि राष्ट्रपति का अंतिम व मान्य फैसला होगा, उस कंडीशन को खत्म कर दिया गया, और राष्ट्रपति की संतुष्टि को भी असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। जैसा हमने अभी बताया कि अगर बेसिक ऑब्जेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, किसी के फंडामेंटल राइट को एनकरोच करता है, मौलिक अधिकारों का वे लोगों के हनन करता है, उस परिस्थितियों में अध्यादेश को चुनौती दी, लेकिन लिमिटेड स्कोप है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है उसमें अगर अस्पष्टता है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और बेजा इस्तेमाल है, अगर शक्तियों का मनमाना प्रयोग है, और जनहित के बियॉन्ड है, जनहित के खिलाफ है, उन परिस्थितियों में उसकी चुनौती दी जा सकती है। और जो राष्ट्रपति का जारी किया गया अध्यादेश है उसको किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है, और उसी परिस्थिति में जारी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विधि को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया हो और उस विषय में कानून बनाना जरूरी हो। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। संसद के सत्र में नहीं पास होगा तो भी उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। संसद के सत्र में मान लीजिए कि दोनों हाउसेस में पास हो भी जाता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, ये बेसिक जो ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, उस परिस्थिति में अमान्य हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट के पावर्स में नहीं होता है कानून बनाना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, तो वो अमान्य हो जाता है। या ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के पारित किया गया तो अमान्य हो जाता है। ये सब परिस्थितियां हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट करती, क्योंकि ये बात तो तय है आशीष भाई कि ये मामला यहां खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ज्योति राणा जी, हमने ये देखी अगर दोनों सदनों में या फिर किसी एक सदन में ये बिल पेंडिंग भी है, अध्यादेश पेंडिंग भी है, और उसको कानून का रूप नहीं ले पा रहा है, या फिर उस सत्र में ये बिल पास नहीं हो पाया, तो मैंने देखा है कि कई बार सरकार दूसरा अध्यादेश लेकर आ जाती है, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा होती है, तीसरा अध्यादेश भी लेकर आ जाती है। तो अध्यादेश लाने का जो सिलसिला है वो तो लगातार चलता रहता है। हालांकि स्क्रूटनी पे सुप्रीम कोर्ट के जरूर जाता है, चुनौती जरूर दी जाती है, लेकिन चूंकि लंबा एक लीगल प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन अध्यादेश को लेकर जो 6 महीने की समय सीमा दी गई है, दर्शकों के लिए बताएगा कि वो कब कब बढ़ाई जा सकती है। जी आशीष जी, ये जो अध्यादेश की समय सीमा दी गई है, जो 6 महीने 6 हफ्ते हमारी आर्टिकल 123 में दी गई है अध्यादेश की समय सीमा, कि उस टाइम तक तो ऑर्डिनेंस रहेगा, और उसके बाद पार्लियामेंट जैसे ही सेशन में आता है तो ये कानून वहां पर पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां पर वोटिंग नहीं मिलती है तो एक नया सेंटर फिर से एक और अध्यादेश लेकर के आ सकती है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर से लेकर के आ सकती है, और फिर से यही सारी प्रक्रिया चलेगी कि ऑपोजिशन पार्टी फिर से उसको अपोज कर रहे हैं, कुछ उसको फेवर कर रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। स्क्रूटनी के लिए डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जजमेंट भी पास कर सकती है, कानून बना सकती है कि ये अध्यादेश, चाहे वो उसको फेवर भी करती हो, जो अध्यादेश है जो आया था उसको स्क्रूटनी करते हुए चाहे वो उसको फेवर भी करती हो, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि ये नहीं दोबारा दे सकते। अगर दूसरी बार भी अध्यादेश गया और वो इवन जो राष्ट्रपति हैं वो उस अध्यादेश को पास करते हैं और उसके बाद उसको विड्रॉ भी करते हैं, या फिर से एक सेंटर एक और अध्यादेश लेकर आता है, तो इसके लिए कोई उनके पास टाइम नहीं है कि आप एक ही बार दे सकते हो या 2 बार दे सकते हैं। तो डेफिनेटली वो अगर उनको लगता है तीसरी बार भी देना है तो वो तीसरी बार जाकर फिर से अध्यादेश एक नया पास कर सकते हैं, और वो तो अध्यादेश आने का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि तय संसद को करना है,
तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो सही है या नहीं। और जैसा अश्विनी दुबे जी ने भी कहा कि ये सिलसिला लंबा चलेगा। अश्विनी दुबे जी और ज्योति राणा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दो कानून के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अध्यादेश के विषय को लेकर पूरी तरह से अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से अध्यादेश आता है, अध्यादेश की समय सीमा क्या होती है, अध्यादेश दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में अध्यादेश को लेकर जो टसल चल रही है, जो टकराव चल रहा है, वो फिलहाल लंबा चलेगा। अब देखना यह भी होगा कि संसद के पटल पर जब इस नए अध्यादेश को, जिसमें दिल्ली में ऑफिसर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर आया था, संसद में इस अध्यादेश का क्या होता है और दिल्ली सरकार इस नए अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में कब चुनौती देती है। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।